history, socialism in Europe and Russian Revolution. Socialism we have already completed. कि socialism की शुरुआत कैसे हुई आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन. मैंने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बनते हैं, अलग अलग तरह की सरकार बनने लगी, डेमोक्रेट्स, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट. और इस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो चीजें मिली वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई. हम पढ़ रहे हैं कि रशिया में रेवोल्यूशन क्यों हुआ और कैसे हुआ. जार निकोलस जो है टू, ही वाज नॉट अ गुड किंग और वो सही फैसले नहीं लेते थे. एज ए रिजल्ट वहाँ पे जो बेसिकली लोग थे वो सोशलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे कि रिसोर्सेज जो है इंडिविजुअल्स उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं. उन्हें ये रियलाइज होने लगा कि काम कौन करता है, वर्कर्स, और प्रॉफिट कौन ले रहा है, मालिक. तो सिस्टम को चेंज होना चाहिए. अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले और गवर्नमेंट क्या करे, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, दे शुड बी ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट. कोऑपरेटिव सोसाइटीज बने, गवर्नमेंट सोसाइटीज को कर ले, बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाए ताकि पूरी सोसाइटी का सोशल वेलफेयर हो, समाज कल्याण हो. क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस किस पे होता है, सोशल वेलफेयर के ऊपर. और इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में हर चीज के लिए पे करना पड़ता है. ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का मोटिव है सोशल वेलफेयर और प्राइवेट का मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो ये डिमांड होने लगी और बहुत सारे लीडर्स उसमें इन्वॉल्व हुए. सबसे मेन जिनका नाम रहा वो थे बोल्शेविक पार्टी के लीडर नेम्ड एज लेनिन. एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लेनिन ने कहा था वी विल नॉट इन्वॉल्व इन दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज. हम इस तरह के में शामिल नहीं होंगे. लेकिन उनको देश से निकाल दिया गया था. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ 1970 में वापस आए. उन्होंने देखा लोग राजा के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने कई पॉइंट्स ऐसे थे, कई जगह ऐसी थी जहां पर रशिया को हरा दिया था. तो उससे लोग जान से बड़े गुस्से में थे. और लेनिन को लगा यही मौका है कि जब वो अपनी पार्टी को सपोर्ट से गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर सकता है. लेकिन ये सब चीजें इतनी आसान नहीं थी. लेनिन के बाद वहां पर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी. प्रोविजनल गवर्नमेंट अपना काम कर रही थी. स्टिल लेनिन ये चाहते थे पूरा सोशलिज्म ही आ जाए और उसके लिए उन्होंने अपनी आर्मी बना ली. सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की और उन्होंने अदर पार्टी से भी फेवर लिया. जो उस समय वहां के प्राइम मिनिस्टर थे कर्मेस्की, उन्हें ये रियलाइज हो गया था कि लेनिन जो है वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं और उसी वजह से उन्होंने ये एफर्ट्स किए क्या कि सरकार को बचाने के लिए लेनिन जहां से न्यूज़पेपर छापते थे उन न्यूज़पेपर की बिल्डिंग्स को ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया, सीज कर दिया गया कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो लेनिन के थॉट्स है वो यहाँ से बाहर निकलेगी नहीं. उधर से लेनिन के जो सपोर्टर्स थे, लेनिन की जो मिलिट्री थी, उन्होंने क्या किया कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेस थे उन गवर्नमेंट ऑफिसेस पे अपना कब्जा कर लिया. आगे की किस्से की आगे की कहानी आज हम पढ़ेंगे. मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, समाजवादी समाज का गठन. ड्यूरिंग द सिविल वॉर के समय द बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड. सिविल वॉर के टाइम बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज, बोल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज को कब्जा लिया और बैंकों को क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया. हैव यू रिमेंबर द एप्पल थीसिस? हमने एप्पल थीसिस के बारे में पढ़ा था कल. तीन डिमांड लेनिन की. पहला, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए. दूसरा, पीजेंट्स को लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए. और तीसरा, सोशलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो जाए. तो जब बोल्शेविक जहां बढ़ते जा रहे थे, ताकत बना रहे थे, उन्होंने वहां पर क्या किया, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया और लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया और इंडस्ट्रीज को क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया. They permitted peasants to cultivate the land. उन्होंने peasants को परमिशन दे दी कि जिसके पास जो जमीन है वो उसका मालिक खुद
officials assessed how the economy could work and set targets for a 5-year period. अधिकारियों ने ये असेस किया कि अर्थव्यवस्था को कैसे हम गति दे सकते हैं और उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड 5-year प्लान को अडॉप्ट किया गया। ऐसा इंडिया में भी हुआ। आपने इकोनॉमिक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर में ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में हमारा फर्स्ट 5-year प्लान स्टार्ट हुआ था। हमने ये आइडिया कहां से लिया? नेहरू जी ने रशिया से, कि रशिया के अंदर प्लानिंग आया था और वहां पर डेवलपमेंट को प्लानिंग के जरिए गेन किया गया है। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया, फिर अदर सेक्टर्स पे फोकस किया। तो जब एक को गति मिलती है उसके बाद बाकियों को भी गति मिलनी शुरू हो जाती है। क्लास में अगर 20 बच्चे बैठे हुए हैं, 3 अच्छे से पढ़ते हैं, तो उन 3 के साथ जो और 3 पढ़ेंगे बैठेंगे वो भी ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। इस तरह से पूरी क्लास का रिजल्ट जो है अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे। एम आई राइट? यस। ऐसे ही प्लान किया गया इंडिया में भी कि हम लोग भी 5-year प्लान्स बनाए, लेकिन अब प्लानिंग कमीशन जो है वो हमारा खत्म हो चुका है 2014 से। अब प्लानिंग कमीशन इज नाउ नीति आयोग, उसका नाम नया चेंज हो चुका है। तो प्लानिंग कमीशन जब रशिया के अंदर बना, ये फोकस किया गया पहले एक सेक्टर को डेवलप करो और धीरे धीरे फिर सारे सेक्टर्स हमारे डेवलप हो जाएंगे। बेसिकली देयर आर 3 मेजर सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। Yes, the government fixed all prices to promote industrial growth during the first 2 plans. पहले 2 5-year plans जो थे, यानी कि पहले का जो 10 साल का टाइम पीरियड था, उसमें सरकार ने चीजों के प्राइसेस जो है वो फिक्स कर दिए कि इससे ज्यादा कीमत पर चीजें जो है वो नहीं बेची जाएंगी। 1927 to 32 first 5-year plan, 1933 to 38 second 5-year plan. Centralized planning led to economic growth. जब सेंट्रलाइज प्लानिंग स्टार्ट की गई तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज 29 से 33 के बीच में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 100% तक बढ़ गया। यानी कि अगर प्रोडक्शन एक टन हो रहा था तो वो 100 टन के ऊपर आ गया, क्योंकि ज्यादा वर्कर्स, ज्यादा इंडस्ट्रीज, ज्यादा डेवलपमेंट। न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग। अब फैक्ट्रीज बनने लगी तो नए शहर भी डेवलप होने लगे। गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई प्लांट एस्टैब्लिश कर दिया, क्योंकि अब प्लांट्स लगाने की जिम्मेदारी किसकी आ गई थी? सरकार। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को हम कहते हैं। गवर्नमेंट ने प्लांट्स लगाने शुरू किए तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हुआ, मार्केट डेवलप हुई, कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आने लगी और वहां के जो आसपास के लोग थे उनको फैक्ट्रीज में काम मिलने लगा। जो लोग फैक्ट्री में काम नहीं करते थे उनकी मार्केट बढ़ने लगी, शॉपकीपिंग, राशन की दुकान भी चाहिए, कपड़े की दुकान भी चाहिए, अदर चीजें भी, शूज ये भी चाहिए। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी वैसे वैसे शहरों का विकास भी होने लगा। क्लियर? However, rapid construction led to poor working condition. In the city of Magnitogorsk and construction of a steel plant was achieved in 3 years. Workers lived hard lives and the result was 550 stoppages of work in the first year alone. Living quarters in the winter time at 40 degrees below, people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet. जब बहुत तेजी से काम होता है तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर आता है। प्रोडक्शन फास्टली हो रहा था। मैं इस चैप्टर को, जिसमें कि 6 सेक्शंस हैं, अगर पर डे एक सेक्शन को पढ़ाऊं तो क्या आपको अच्छे से समझ में आएगा, या मैं एक दिन में 6 सेक्शन रगड़ दूं तो अच्छे से समझ में आएगा? गवर्नमेंट ने कहा इंस्टेंट काम होना चाहिए, जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए, और एक बहुत बड़े लार्ज स्केल की जो स्टील इंडस्ट्री थी, ऑयल इंडस्ट्री थी, उसको लगभग एस्टेब्लिश करने में सिर्फ 3 साल का टाइम लगा। बहुत जल्दी वर्कलोड मजदूरों के ऊपर बढ़ गया कि जल्दी काम करो, जल्दी काम करो। अगर कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो काम पूरा नहीं करता तो उसकी सैलरी नहीं मिलेगी। क्या आपको टारगेट दिया गया था? एक दिन के अंदर इस पूरे फ्लोर को बना देना है, इस पूरे फ्लोर की दीवारें खड़ी हो जानी चाहिए। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि जैसा भी बनेगा वो जल्दी 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 काम करने के चक्कर में जैसा भी होगा वो बना देंगे। रिजल्ट क्या निकला कि पहले ही साल जब वो स्टील प्लांट शुरू हुआ, इन 365 डेज 365 दिनों में उसमें 550 बार रुकावट आई, 550 बार उसमें स्टॉपेजेस आए, यानी कि वो प्लांट रुक गया, काम करना बंद हो गया, क्योंकि जल्दी जल्दी में
में भी गड़बड़ाई, टेक्निकल फॉल्ट आ जाएंगे, कंस्ट्रक्शन का फॉल्ट आएगा। तो किसी भी चीज की गति जो होती है वो अच्छी नहीं होती, जल्दी जल्दी भी कोई चीज ज्यादा अच्छी नहीं होती। बहुत तेजी से गाड़ी चल रही होगी तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। सरकार ने कहा जल्दी जल्दी विकास कर लें, हम जल्दी जल्दी डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, एज अ रिजल्ट जल्दी जल्दी लोगों को काम मिलेगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। ये नहीं पता कि जिस चीज को जितना टाइम लगता है उसको उतना ही लगेगा। अगर हम ये सोचे आज गेहूं के बीज डाल दिए, परसों जाकर क्या काट रहे हैं, तो वो हमारे ख्वाब है तो पूरा नहीं होगा। Yes. However, rapid construction led to poor working condition. Rapid construction जबरदस्त तेज गति से कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो वर्किंग कंडीशन कैसी होगी? खराब। Even की 40 डिग्री बिलो, 40 डिग्री से भी कम टेम्परेचर में, रशिया एक ऐसा देश है जहां साल के 8 महीने कड़ाके की ठंड पड़ती है, जबरदस्त ठंड पड़ती है। इसलिए वहां पर आइस हॉकी, आइस स्केटिंग ये की जाती है। और ऐसा एक शहर दिखाया गया था रशिया का फरवरी के अंदर न्यूज़पेपर में कि पूरा शहर जो वो लोग छोड़कर जा चुके हैं, उन्होंने कोई सामान भी नहीं उठाया, घर में जो चीज जहां थी, कर्टन्स क्या, बर्तन क्या, गाड़ियां क्या, सब चीजें वहीं की वहीं है। लोगों ने अपनी जान बचाई है, क्योंकि जो फोटो दिखाई गई उसमें स्टेयर्स जो थी, घर के अंदर जो स्टेयर्स होती हैं, पूरा घर बंद है, विंडोज क्लोज है, घर के अंदर स्टेयर्स पे बर्फ जमी हुई है, इतनी मोटी लेयर, आप घर पे स्टेयर्स पे चढ़ नहीं सकते। जो सोफा सेट्स रखे हैं, चेयर रखी हैं, उन सब के ऊपर बर्फ जम गई है, नेचुरली ठंड इतनी ज्यादा है। जो कर्टन्स हैं वो जम गए हैं, खिड़कियों के बाहर अंदर सब जगह बर्फ ही बर्फ है। किचन के अंदर स्लैब पे, शेल्फ के ऊपर सब जगह आइस। लोग शहर ही छोड़कर चले गए। कभी जब क्लाइमेट चेंज होगा, वहां पर गर्मी की शुरुआत होगी, तो वो कहीं जाएंगे, नहीं तो पूरे रशिया में कहीं 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 नहीं जाएंगे। इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, तो -40 डिग्री टेम्परेचर में लोगों को ऊपर के फ्लोर से नीचे आना पड़ता था, वॉशरूम्स के लिए भी, वो भी अलाउड नहीं थी। फ्लोर एंड डैश क्रॉस द स्ट्रीट टू ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट, मतलब मूव करके जाना। इन लिविंग क्वार्टर्स जहां वो लोग रहते थे, इन द विंटर टाइम, सर्दियों के समय में, एट 40 डिग्री बिलो, -40 डिग्री टेम्परेचर में, पीपल हैड टू क्लाइंब डाउन फ्रॉम द फोर्थ फ्लोर एंड डैश क्रॉस। पहले तो चौथे फ्लोर से नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यानी कि जहां कंस्ट्रक्शन चल रही है वहां पर उनको सैनिटेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स एमिनिटीज जो होती हैं वो अवेलेबल थी, वॉशरूम्स नहीं थे, उनको क्या करना पड़ता था, फोर्थ फ्लोर से नीचे आते, फिर वो रोड क्रॉस करते, फिर वो अपने क्वार्टर में जाते और फिर वो वापस आते। An extended schooling system developed and arrangements were made by factory workers and teachers to entire universities. Yes, education system को डेवलप किया जाने लगा कि जो बच्चे होंगे वो जितने ज्यादा एजुकेटेड होंगे उतने ही अच्छे वर्कर्स बनेंगे। तो स्कूल्स एस्टैब्लिश किए जाने लगे, यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की जाने लगी। Crèches were established in factories for the children of women workers. Cheap public health care was provided. Modern living quarters were set up for workers. The effect of all this was uneven, though since government resources were limited. Crutch, जो फीमेल वर्कर्स काम करती थी फैक्ट्रीज के अंदर, उनके बच्चों को रखने के लिए फैक्ट्रीज में ही क्रच बना दिए गए थे, बेड लगा दी गई थी, आया लगा दी गई थी कि वो फीमेल जब वो काम करेगी तो वहाँ पर उसके बच्चे रह जाएंगे, अलग से कमरा बना देता छोटे बच्चों के लिए, वर्किंग कंडीशन। ऐसा बहुत सारी एमएनसीज करती हैं। अभी गूगल जो है, जो उसका हेड ऑफिस है जहाँ पर, वहाँ पर जैसे कुछ लोग हैं वो अपने पेट्स पालते हैं, मुझे होता है अभी, अब वो जब ऑफिस से घर जैसे ऑफिस आ रहे हैं तो पीछे से कौन केयर करेगा, क्योंकि अगर स्पेशल उसी के लिए सर्वेंट रखेंगे तो भी वहाँ पर मेड्स जो है वो बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं, वर्कर्स जो है वो हाउस जो डोमेस्टिक वर्कर्स जो है वो महंगे हैं घर का काम करने वाले। तो वो फैसिलिटी उनको मिली है कि वो अपने पेट्स को भी ले आते हैं ऑफिस में, और वहाँ पर उनके रखने के लिए अलग से जगह मिलती है। अगर किसी के छोटे बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों को ला सकते हैं, फिर कोई अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, लेकिन ऑफिस में इतना काम है कि वो हफ्ते से 10 दिन से अपने घर नहीं जा पाए, तो उसके फैमिली मेंबर्स उससे मिलने के लिए ऑफिस में आ सकते हैं।
क्योंकि अगर अच्छी वर्किंग कंडीशंस अवेलेबल होंगी तो नो डाउट आपके जो वर्कर्स है उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी। चिल्ड्रन एट स्कूल इन सोवियत रशिया, देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, दे आर स्टडीइंग द सोवियत इकोनॉमी, और वो बेसिकली सोवियत या रशिया की इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। अ चाइल्ड इन मैक्सिमम ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 प्लांट, एक छोटा बच्चा काम करते हुए, ये देखिए फैक्ट्री में जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है, वर्कर्स काम कर रहे हैं। ड्रीम्स एंड रियलिटीज ऑफ द सोवियत चाइल्ड इन 1933, 1933 में एक बच्चा है जिसने ये लिखा है, डियर ग्रैंडफादर कैलन, मेरे प्यारे दादाजी, my family is large, there are 4 children, we don't have a father, he died fighting for the workers cause, and my mother is telling I want to study very much but I can't go to school. I read some old books but they are completely torn and no one can mend them. My mother is sick, we have no money and no bread, but I want to study very much. There stands before us the task of studying and studying. That is what Vladimir Ilyich Lenin said. But I have to stop going to school. We have no relatives and there is no one to help us. So I have to go to work in a factory to prevent the family from starving. Dear grandfather, I am to teach. I study well and I have no bad reports. I am in class 5. ये लेटर लिखा है एक बच्चे ने अपने दादा को, जिसमें वो कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे फादर मर चुके हैं, ये लेनिन को लिख रहे हैं बोले, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरी मदर बीमार रहती है, मैं 13 साल का हूँ, मैं 5th क्लास में हूँ, लेकिन मुझे अपने परिवार के गुजारे के लिए काम करना ही पड़ेगा क्योंकि परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। Stalinism and collectivization, स्टालिन कौन थे? लेनिन के बाद, बोल्शेविक के लीडर थे लेनिन, लेनिन के बाद एक और नए शख्सियत या लीडर जो है वो रशिया के शासक बने, नेम्ड एज स्टालिन, उनको हम स्टालिन के नाम से जानते हैं। The period of early planned economy was linked to the disasters of the collectivization of agriculture. By 1927 to 28, the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supply. 1927 से 28 तक टाइम पीरियड था, रशिया में अनाज की पैदावार अच्छी नहीं हुई थी और उसकी वजह से शहरों में फूड ग्रेन सप्लाई की प्रॉब्लम आ गई थी। The government fixed prices at which grain must be sold. हालांकि सरकार ने फूड ग्रेन के प्राइस फिक्स कर दिए थे कि इससे ज्यादा कीमत पर अनाज को नहीं बेचा जाएगा, but the peasants refused to sell their grain to government buyers at this price. लेकिन किसानों ने कहा कि जो कीमत गवर्नमेंट ने फिक्स की है हम उस कीमत पे अनाज को नहीं बेचेंगे क्योंकि वो कॉस्ट कम है और हमारी लेबर पूरी नहीं हो रही है। स्टालिन who headed the party after the death of Lenin, स्टालिन कौन थे? लेनिन के मरने के बाद जो हेड बने थे बोल्शेविक पार्टी के, he was Stalin. Introduced farm emergency measures, उन्होंने instantly farm emergency measures अप्लाई किए। क्या? He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stock. उन्हें लगता था जो अमीर किसान हैं या जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके पास बहुत सारी जमीनें हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो हमारी जमीन को, अनाज को स्टॉक कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, बाद में बेचेंगे और अभी वो मार्केट में सप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से क्या हो रहा है? शॉर्टेज आ रही है। Speculation had to be stopped and supplies confiscated. सप्लाई बंद हो गई है और इसीलिए जो फूड ग्रेन्स है उसकी कमी आ रही है। In 1928, party members toured the grain producing areas, supervising unforced grain collections and raiding fulkas. ये वन मार्कर है, इसमें कई टर्म्स आपको मिलेंगे इस पैसेज में। फुलकास, फुलकास क्या थे? वो किसान जिनके पास अच्छी जमीनें थी, जिनके पास ज्यादा जमीनें थी, वेल टू डू जो फार्मर्स थे उनको कहते थे फुलकास, वेल टू डू पीजेंट, यानी कि वो किसान जो अपने गुजारे लायक अनाज उगा लेते थे उनको कहा गया फुलकास। 1928 में स्टालिन ने कहा अपने पार्टी मेंबर्स को जाओ और वो सारे एरियाज जहाँ पर भी फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन होती है, जहाँ अनाज की पैदावार ज्यादा होती है, उन सब एरियाज को जाकर सर्च करो कि किस एरिया में कितना फूड
कि yes, as shortages continued, the decision was taken to collective farms. क्योंकि शॉर्टेज जो है वो लगातार बढ़ती जा रही थी, अनाज की पैदावार लगातार कम हो रही थी, लेकिन उसका कारण क्या था? उसका कारण ये नहीं था कि अनाज कम हो रहा है, उसका कारण ये था कि पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ रही है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी तो कोई भी चीज कम रह जाएगी। सर्वे कहता है, अभी जो 12th का रिजल्ट आया कि 2030 10 साल बाद हमें हमारे देश में 100 करोड़ जॉब्स की जरूरत है। 100 करोड़ नौकरियां इज नॉट अ स्मॉल थिंग। कहां से आएंगी 100 करोड़ नौकरियां? कि आप सब जो पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली 10 साल के बाद आप स्टेज में आ जाएंगे, आप कोई ना कोई टेक्निकल कोर्स कर लेंगे, कोई कमर्शियल या प्रोफेशनल एजुकेशन ले लेंगे, आपको जॉब चाहिए। कहां से आएंगे इतनी जॉब्स? कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जहां जॉब अवेलेबल होंगी, जैसे कि बच्चे बढ़ेंगे तो स्कूल्स की डिमांड भी बढ़ेगी, स्कूल की डिमांड बढ़ेगी तो एजुकेशन सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज ज़्यादा बन सकती हैं, मेडिकल सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। अभी लॉकडाउन में या कोरोना काल में हमने फेस किया कि हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटीज जो है उनके ऊपर सबसे कम पैसा खर्च होता है, यानी कि हमें ज़्यादा हॉस्पिटल्स चाहिए। हरियाणा में कितने ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए वार्ड होता है, उसको कहते हैं न्यू बॉर्न बेबीज के लिए। तो अगर वो कोरोना के इम्पैक्ट में आ जाते हैं तो हमारे पास डॉक्टर्स ही नहीं है, हमारे पास वो फैसिलिटीज ही नहीं है, हमारे पास वो वार्ड ही नहीं है हर हॉस्पिटल में कि बच्चों का ट्रीटमेंट हो पाए। थर्ड वेव इज अनसर्टेन, आ सकती है नहीं आ सकती, इम्पैक्ट हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रिकॉशंस तो होनी ही चाहिए। तो तैयारी तो पूरी होनी चाहिए, तैयारी होगी तो लड़ाई भी लड़ लेंगे, जब हथियार ही नहीं होंगे तो लड़ेंगे कैसे? तो उन्हें ये लगता था कि अनाज की कमी का जो मेन रीजन है वो क्या है कि फॉर्म के जो साइज है वो हमारे छोटे, यानी कि मान लीजिए खेत है, ये कौन है, इस तरह से अलग अलग रीजन्स के पास अलग अलग जमीन है, बट अगर कलेक्टिव फार्मिंग करती जाए, मींस कलेक्टिव फार्मिंग क्या मतलब, ये जमीन जो है ये अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 और 4 10 10 एकड़ जमीन है ये मान लीजिए, या 12 एकड़ जमीन है हमारे पास, और इसको सेपरेट करने के लिए बीच में ये पेड़ बनी हुई होती है। यस मैम। तो स्टालिन ने कहा इन मेड़ को ही हटा दो। जब हम ऐसा करेंगे तो पूरा फार्म साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा और उससे प्रोडक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज